यही था ना, सिनैप्स। बिल्कुल। चर्चा जो है वो सिनैप्स पे हो रही थी और हमने आपको बताया था कि सिनैप्सेज जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। यहीं से आगे हम लोगों को चलना है कि सिनैप्स दो तरह के होते हैं। सिनैप्सेज, दीज आर ऑफ टू टाइप। इसे समझने के लिए आप पहले ये जान लीजिए कि प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसमें आप समझिए जैसे ये है और दूसरा न्यूरॉन ये है, इन दोनों के बीच में ये जंक्शन बनना है। तो अगर इंपल्स इधर से आ रहा है, नर्व इंपल्स के आने का डायरेक्शन ये है, तो हम इस मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसे कहा जाएगा। और इसके बाद वाला जो है इसको हम बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको। मतलब यह है कि जिस पर नर्व इंपल्स सबसे पहले पहुंचे उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो चूंकि डायरेक्शन ये है, इधर से आ रहा है नर्व इंपल्स, तो सबसे पहले रीच करेगा किस पर, इस मेम्ब्रेन पर। इसीलिए हम जो प्रीवियस न्यूरॉन है जिस पर कि नर्व इंपल्स पहले आ रहा है उसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके बाद वाला जो होगा उसे हम बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। अब इनके बीच में अगर यह गैप है जिसको कि हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस वन इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो गैप है इन दोनों के बीच में, द गैप बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है स्ट्रक्चर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो कह रहे हैं कि अगर प्री और पोस्ट इन दोनों के बीच में गैप है तो हम इसे, इस स्ट्रक्चर को, इस गैप को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। और इस सिनैप्स को हम केमिकल सिनैप्स कहते हैं। और इसमें जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, इन वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर, विशेष प्रकार का केमिकल होता है। इनको बोलेंगे सिनैप्टिक वेसिकल्स, सिनैप्टिक वेसिकल्स filled with neurotransmitters, filled with neurotransmitters। ये है। तो कह रहे कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है इट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जिस मेम्ब्रेन पर नर्व इंपल्स पहले पहुंचेगी वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और जिस पर बाद में पहुंचेगी उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। इन दोनों के बीच में जो जगह है, जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब आपको पता है कि जो नर्व इंपल्स है यहाँ से इस मेम्ब्रेन पर पास होने के लिए, चूंकि यहाँ पर गैप है, तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई यहाँ पर मीडियम होना चाहिए। अगर कोई मीडियम यहाँ पर नहीं है तो ये जो इंपल्स है इधर से इधर ट्रांसमिट नहीं होगी, अगर इसमें गैप है तो। और इस काम में ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, स्पेशल केमिकल्स होते हैं, जो कि इनका नाम ही न्यूरो ट्रांसमिशन इसीलिए है, न्यूरो ट्रांसमीटर। अगर इनके बीच में गैप है तो नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए किसी केमिकल की जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर मीडियम प्रिपेयर करेगा, और बिना मीडियम के ट्रांसमिशन संभव नहीं है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं इनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज केमिकल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेज। तो न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर्स मीन्स द केमिकल दैट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ
नर्व इम्पल्सेज। तो इसीलिए जो है ऐसे सिनेप्सेज को हम केमिकल सिनेप्सेज कहते हैं। तो केमिकल सिनेप्सेज वो होते हैं जिनके प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। ठीक, तो पहली जो कैटेगरी है, अभी हमने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक सिनेप्स और दूसरे होते हैं केमिकल सिनेप्स। तो जो केमिकल सिनेप्सेज होते हैं उनमें प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है, और अगर नर्व इम्पल्स को इधर से यहाँ ट्रांसमिट होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि नर्व इम्पल्स इधर से आएगा और इधर पास होगा, तो ऐसी कंडीशन में इस जंक्शन को पास करके अगर जाना है तो दिस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम हियर, एंड दिस मीडियम इज द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स टाइप के केमिकल्स की जरूरत है, इसलिए ऐसे सिनेप्स को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल सिनेप्स कहते हैं। नाउ व्हाट्स अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेज? हमारी बॉडी में ज़्यादातर केमिकल सिनेप्सेज ही होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेज रेयर होते हैं, रेयरेस्ट हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो केमिकल सिनेप्सेज होते हैं दीज आर मोस्टली फाउंड। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेज में क्या बात होती है यहाँ पर? जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेज होते हैं उनमें क्या होता है कि गैप नहीं होता, यानी कि प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में कोई गैप नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेज। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेज। यहां पर क्या होता है कि देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है। इसलिए क्या होगा, आप स्ट्रक्चर देखें इस प्रकार से, तो इनके बीच में ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक, और इसके बाद इनके बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं है, ये क्लोज कांटेक्ट में एक दूसरे के होते हैं, एंड दिस वन इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इनके बीच में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है या तो इनसिग्निफिकेंट होगा, बहुत माइनर होगा, और या फिर होगा ही नहीं। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जैसे दो बिजली के तार आपस में एक दूसरे से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक वायर जो है दोनों को एक दूसरे से टाई कर दिया है, तो एक करंट, एक तार में करंट आएगी तो दूसरे में अपने आप फ्लो कर जाएगी। तो बिल्कुल उसी प्रकार से होता है कि नर्व इंपल्स यहाँ से आती है और बिना किसी भी रुकावट के सीधे पास हो जाती है, आगे प्रोसीड कर जाती है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, इसमें नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन ठीक उसी प्रकार से होता है कि मान लो कि वो सिंगल नर्व फाइबर के अंदर फ्लो कर रहा है, किसी प्रकार का कोई गैप, कोई रुकावट नहीं है। तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट्स एज इट इज पासिंग थ्रू द सिंगल नर्व फाइबर। ऐसे मान लो कि जंक्शन है ही नहीं है, सिंगल नर्व फाइबर, तो यहां पर जो करंट होती है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाती है। ऐसे ट्रांसमिट होती है कि मान लो जैसे कि यहां पर जंक्शन है ही नहीं, इट इज पासिंग थ्रू द सिंगल नर्व फाइबर। तो पहले वाले केस में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में गैप है, एंड दिस गैप इज फिल्ड विद द सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये मीडियम बनते हैं ट्रांसमिशन का। खोल दो दरवाजा, खोल दो, खुला रहने दो थोड़ी देर। आइए आइए, जल्दी बैठ जाइए बस फट से। लिख लिया सभी ने? तो प्री और पोस्ट इन दोनों के बीच में गैप है, तो उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट को उपस्थित है, और ऐसे ही सिनेप्स को हम केमिकल सिनेप्स कहेंगे। और अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, तो ऐसे मान लो कि जैसे दो बिजली के तार एक दूसरे से गांठ दिए गए हैं, तो एक में करंट आएगी, दूसरे में अपने आप पास हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार के केमिकल के असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, नो केमिकल रिक्वायर्ड हियर। यहाँ पर किसी भी प्रकार के केमिकल की नीड नहीं है। ठीक है, अब तो किसी को आना नहीं है हमारे ख्याल से, लगा लो, क्योंकि सर्दी उधर हवा आएगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नर्व इंपल्स जो है इट इज पासिंग थ्रू द सिंगल फाइबर, नर्व इंपल्स इज पासिंग थ्रू द सिंगल फाइबर। ठीक है, अब तक आप सिनेप्स समझ चुके हैं, नर्व फाइबर एक लंबी केबल के बारे में भी समझ चुके हैं कि बनाना हो तो कैसे उनको गांठ देना पड़ेगा, गांठ को सिनेप्स कहेंगे, सिनेप्स कितने प्रकार के, कैसे ट्रांसमिशन होगा अभी नहीं बताया।
ट्रांसमिशन कैसे होगा ये नहीं बताया, लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो नर्व सेल है ये रिस्पांस किस प्रकार देती है, कैसे काम करती है। तो आइए और चर्चा करें इस पर। अब जो डिस्कशन करने चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसे समझने की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन समझ गए तो मामला सही है। ठीक, तो आइए और बात करते हैं। बिल्कुल समझ जाएंगे, हम ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इधर उधर दिमाग मत लगाना मिस्टर श्रवण कुमार जी, हाँ बिल्कुल नहीं, एकदम ऐसे समझ लो कि जैसे बहुत फेवरेट फिल्म देखत हो, है ना, शोले फिल्म देख रहे हो, शोले। शोले देखा कि नहीं देखा है? कौन फिल्म सबसे अच्छी है? DDLJ हैं? हिंदुस्तान में लोग DDLJ इस टाइप के बेकार फिल्में हैं सब, शोले वाले टाइप जहाँ मार धाड़ हो, है कि नहीं, तेरा क्या होगा कालिया, लोहा टाइप की फिल्में हैं, कालिया टाइप की फिल्में हैं, कुछ छत पर से कूद पड़ता था, जंप लगाता था, घोड़वा नीचे बंधा रहा है, बंदूकिया और राइफलवा कान्हों पर हाथ रही है ऐसे, और उधर कूद पड़े ऊपर से, चल, और तर 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 मारते थे, अपने साथियों से कहो हथियार फेंक दे, ऐसे होता था ना, सब मज़ा आ जाता था। हम लोग गांव में देखते थे, वो बड़े वाले पर्दे पे आता था, वो किसानों के लिए यूरिया खाद वगैरह का प्रचार करने आवे, सर्दिया के सीजनों में होता रहा, तो शाम को लग जाए और हम लोग 7 बजे माता जी से कहते खाना पीना बना दो, वो आया है उसको देखने जाना है, तो खाना पीना 7 बजे माता जी बना देती थी, और खा करके जो है सर्दी के दिन में सकपैता बनता था, वो पालक डाल करके उड़द की दाल वाला, है ना, तो सब खा करके और हम लोग सीधे निकल जाते थे, वो पर्दे पर फिल्म चल रही है और लग जाती थी वो गंगा की सौगंध कौन टाइप के लोग, अमिताभ बच्चन राइफल लेके निकलता था और चले फिल्मियाँ, तो बहुत मज़ा होती रही है कि नहीं। हाँ, वो सब गांव वाला असली, वो असली था मामला। अब तो ये सब फर्जी है, ढिंग चिका वाला ज़माना है, ये बेकार है। आइए, और मामला सही हो गया होगा, थोड़ी गर्मी आ गई होगी कि मार डालेंगे काट डालेंगे वाला सीन चल गया। तो अब आइए और एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स किस तरह जनरेट होता है और कैसे फ्लो करेगा आगे, है कि नहीं, इस पर बात करें। तो सबसे पहले देखिए हमारे नर्व सेल की जो स्टेज है, कह रहे हैं कि साहब नर्व सेल काम करने जा रही है, तो इसकी 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है जब ये आराम का मामला है, मीन्स इट इज़ नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस उपलब्ध नहीं है, 2 बातें हैं, हमने कहा इट इज़ नॉट गेटिंग स्टिमुलस, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टिमुलस लेने की स्थिति में नहीं है क्या? जी नहीं, ये स्टिमुलस लेने की स्थिति में है, परंतु स्टिमुलस है ही नहीं। तो अगर स्टिमुलस नहीं है तो शांत बैठी हुई है, और जब हमारी नर्व सेल शांत बैठी हो तो उसे इसकी रेस्टिंग स्टेज कहा जाता है। तो नर्व सेल की 2 स्टेज होती, 2 स्टेज ऑफ न्यूरॉन, 2 स्टेजेज ऑफ न्यूरॉन। इनमें से पहली स्टेज जो है वो है रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज, और जो दूसरी स्टेज है ये कौन है? ये है एक्शन स्टेज। तो पहले वाले केस में क्या है कि नो स्टिमुलस, यहां पर स्टिमुलस है ही नहीं, कोई भी स्टिमुलस उपलब्ध नहीं है, और यहां पर क्या है कि स्टिमुलस गिवन, स्टिमुलस गिवन। तो जब स्टिमुलस दिया जाएगा तो हमारी सेल एक्शन मोड में आ जाएगी, और जब स्टिमुलस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारी सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में रहेगी। ठीक, ये दोनों कंडीशंस पर हमको देखना है कि किस प्रकार के बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल कंडीशंस सेल के अंदर बन रहे हैं। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में चर्चा किया था कॉन्शियसनेस के बारे में, कि यू आर कॉन्शियस बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलस यू हैव ऑन योर बॉडी सरफेस। आपके पास एक विशेष प्रकार का पोटेंशियल है, तभी आप स्टिमुलस को फील करते हैं, अदरवाइज स्टिमुलस को फील ही नहीं करेंगे। तो जो स्टिमुलस को फील कर ले वो कॉन्शियस है, जो स्टिमुलस को फील करे वो कॉन्शियस है। तो क्वेश्चन ये है कि जो फील कर रहा है वो उसके अंदर ऐसी कौन सी बात है कि वो बात नहीं है जो फील नहीं कर रहा उसके शरीर में, जो डेड है। अब डेड है तो रमेश कुमार नाम दिया, रमेश कुमार सुनते ही नहीं है, डेड बॉडी को बुलाओ, नाम लेकर बुलाएगा, उठेगा नहीं उठेगा, अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब वो डेड है, उसमें किसी भी प्रकार का स्टिमुलस रिसीव करने की पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी बॉडी में क्या है, हम लोग अलर्ट मोड पर रहते हैं हमेशा। अगर हम सो रहे हैं, मान लो कि वी आर डीपली स्लीपिंग, बहुत ही गहरी निद्रा में है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शरीर के अंदर हमारे कुछ ऐसे इमरजेंसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रात में भी चलती रहती हैं। जैसे आपका हार्ट धड़कन रहता है, आपका हार्ट ब्लड की सप्लाई करता रहता है आपकी बॉडी के अंदर, ऐसा होता है ना, आप सांस ले रहे होते हैं, आपके लंग्स काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सम बेसिक एक्टिविटीज़ टू मेक यू इन लिविंग कंडीशन आर ऑलवेज ऑन वर्क एंड नेवर रेस्ट। ये कभी विश्राम अवस्था में नहीं होती हैं, ना तो आपका फेफड़ा विश्राम अवस्था में जाता है,
सांस बंद होने का मतलब क्या है? डेथ, है कि नहीं? तो विश्राम अवस्था में हम नहीं हैं, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारी किडनी काम कर रही है, क्योंकि रात में क्या है, यूरिन का फिल्टर, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है ना, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा होता है और यूरिन बन रही होती है। तो जो बेसिक नीड होती है, मतलब यूं समझ लो कि टू सपोर्ट द लाइफ द बेसिक मेटाबॉलिज्म इज ऑलवेज ऑन वर्क एंड इट इज नेवर रेस्टिंग। ये कभी विश्राम नहीं करती। तो इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमारी बॉडी कॉन्शियस मोड में होती है, बट ड्यूरिंग स्लीपिंग वी आर नॉट इन सेल्फ कॉन्शियस स्टेज, बिकॉज व्हाट हैपेंस विद यू इन नाइट यू डोंट नो एज यू वी आर स्लीपिंग डीपली। जब आप बहुत गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं तो रात में आपके साथ क्या हुआ, यू डोंट नो, जब तक कि तगड़ा स्टिमुलस न मिले आपको, गाल पे तमाचा जोर से न पड़े, बदमाश उठ आग लगी है घर में, है नहीं, तो उस समय गहरी निद्रा में सो रहे हैं। तो एक होता है एकदम डीप स्लीपिंग होती है, एक होती है कि सो भी नहीं रहे हैं और जग भी नहीं रहे हैं, अर्ध निद्रा कहते हैं उसको, है ना। ये भी हम आपको बताएंगे कि डीप स्लीपिंग का मतलब क्या है, अर्ध निद्रा का मतलब क्या है, और अवेकनिंग कंडीशन क्या होता है। अवेकनिंग जैसे इस समय जगे हुए हैं तो जग करके सपना देखते हैं क्या? नहीं। रात में सपने जब आप देख रहे होते हैं तो उस समय डीप ब्रीथिंग, डीप स्लीपिंग नहीं होती। स्लीपिंग की एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जब आप सपने देख सकते हैं, और स्लीपिंग की एक ऐसी स्टेज होती है जब आप सपने नहीं देख रहे होते हैं। क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं रात में देखते हैं तो सुबह आपको याद रहता है, नहीं याद रहता, आज यार ये सपना देखत रहे, है कि नहीं। तो उस समय आप सेल्फ कॉन्शियस मोड में थे, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस फुल नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या देख रहे थे। यदि मैं होता किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, है कि नहीं। रात में देख रहे थे सब सपने, परियों के देश में गए थे तो सपने देख रहे थे रात में। तो वो क्या है, उस समय डीप स्लीपिंग की स्टेज नहीं थी। आप स्लीपिंग तो कर रहे थे, रेस्ट पर थे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आप विचरण कर रहे थे। ड्रीमिंग आपके कोर्स में उतना है नहीं, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। तो और एक ऐसी स्टेज होती है कि ना सपना देखते हैं ना पता होता है कि क्या हुआ रात में, गहरी निद्रा में। चिर निद्रा नहीं कहते उसको, चिर निद्रा का मतलब तो फिर अब उठेंगे ही नहीं, गहरी निद्रा में होते हैं, डीप स्लीपिंग की स्टेज में होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे सारे सिस्टम्स वर्क करते रहते हैं, ठीक। तो रात के समय, इसीलिए हम उस समय जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है उसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ड्यूरिंग कंप्लीट रेस्ट। तो हम यहाँ पर रेस्ट की बात कर रहे हैं कि हमारी नर्व सेल को किसी भी प्रकार का स्टिमुलस अभी दिया नहीं गया है, तो इस कंडीशन को हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। ध्यान रहे कि रेस्टिंग स्टेज में इस नर्व सेल के ऊपर एक पोटेंशियल होता है, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMI, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 70 मिली वोल्ट। कितना होता है? 70 मिली वोल्ट होता है। यह पोटेंशियल आपकी बॉडी पर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सुनिए, लिखना कुछ नहीं है, सुनिए सब। बिकॉज ऑफ दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल you are always in position to feel the things what are happening around you or inside your body। इसी पोटेंशियल की वजह से आप इस स्टेज में होते हैं कि आप उन सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं जो बाहर हो रही हैं या आपके शरीर के अंदर हो रही हैं। इट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड इफ योर सेल इज हैविंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यू कैन से इन टेक्निकल लैंग्वेज दैट इट इज इन द स्टेज ऑफ पोलराइजेशन, इट इज पोलराइज्ड। तो व्हाट डू मीन बाई पोलराइज्ड सेल? तो पोलराइज्ड नर्व सेल वो होती है जो अपने सरफेस पर -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल धारण करती है और किसी भी प्रकार के स्टिमुलस को रिसीव करने की हैसियत रखती है। ये बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब ये हो गया कि ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज क्या लिखेंगे? रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा? रेस्टिंग स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है कि देयर इज a potential equivalent to potential equals to -70 मिलीवोल्ट। ये पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट, ये निगेटिव पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ नर्व सेल, मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ द नर्व सेल, नर्व सेल। आपकी नर्व सेल पर रेस्टिंग स्टेज में एक पोटेंशियल होता है जिसे हम -70 मिलीवोल्ट की वैल्यू देते हैं। इट इज नोन एज, इसे हम कहते हैं द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम इसे कहते हैं।
RMI, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसकी जो वैल्यू है इट इज -70 मिली वोल्ट। Potential equivalence to -70 millivolt exist on the surface of nerve cell membrane, and because of this potential your cell is always in position to receive the stimuli, और यही इसकी कॉन्शियस स्टेज होती है, इसको हम पोलराइज्ड स्टेज कहते हैं। द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सेल, रेस्टिंग स्टेज ऑफ द नर्व सेल इज also known as polarized state। इसी को हम पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। जिस समय की हमारी नर्व सेल मेम्ब्रेन पर कितना पोटेंशियल होता है, -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल होता है। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल यू आर इन पोजिशन टू रिसीव द स्टिमुलस। अब कहेंगे भैया हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, तो एक जवाब क्या है, एक जवाब है कि आपके ऊपर -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल है। जैसे सेल होती है ना, एक सेल ले आते हैं बैटरी और उसको आप अपनी टार्च में लगा देते हैं तो रोशनी देती है या खिलौना चलने लगता है। क्यों? बिकॉज द सेल और बैटरी हैज द पोटेंशियल। व्हेन यू कनेक्ट दिस विद द वायर तो क्या होता है कि इसका जो पोटेंशियल होता है ये चैनलाइज कर जाता है और काम करने लगता है। काम क्या कर रहा है? वो बल्ब को जला दे रहा है। इसी प्रकार से आपके बॉडी में भी क्या है, एक पोटेंशियल है। अगर ऐसा ना होता तो आपका शरीर एक कंडक्टर की तरह काम नहीं करता। आपको इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट सर्किट लगता है कि नहीं लगता है? तब झटका लगता है करंट का, इसका मतलब बॉडी एक कंडक्टर है। हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की हैसियत रखते हैं। ये कंडक्टर्स कौन होते हैं? दो प्रकार के कंडक्टर, एक हीट के कंडक्टर होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दीज आर ऑलवेज रेडी टू मूव। बस जरूरत इस बात की उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके डायरेक्शन दे देते हैं। इसी प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर भी पोटेंशियल है, लेकिन इनको डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन देता है स्टिमुलस। जब आपको स्टिमुलस प्राप्त होता है तो ये जो पोटेंशियल होता है डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये समझना है कि ये जो -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल आया है रेस्टिंग स्टेज में, हाउ दिस ओरिजिनेट्स, ये कैसे आया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप कैसे हुआ। ये पहला टास्क है हमारा कि हम इसको समझ पाएं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना कैसे। दूसरी बात कि जब स्टिमुलस मिलता है तो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या होता है। अभी क्या है, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा है तो इस घटना को पोलराइजेशन कहा जाता है। लेकिन जब ये रेस्टिंग स्टिमुलस प्राप्त होता है तो हमारी सेल का डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। तो फिलहाल पहले हम क्या समझेंगे? पोलराइजेशन। फिर क्या समझेंगे? डीपोलराइजेशन। तो नर्व इंपल्स जो एक जगह पर बन गया है, जब स्टिमुलस मिलेगा तो वो नर्व इंपल्स है क्या चीज़? तो कहेंगे कि एक सर्टेन काइंड का डिस्टर्बेंस होता है जो -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल से डेविएट करता है। यानी कि जब स्टिमुलस दिया जाता है तो हमारा जो -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल है इसमें चेंज होने लगता है, और जब -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल बदलने लगता है स्टिमुलस प्राप्त होकर तो हम इसी को एक्साइटेशन कहते हैं, इसी को डीपोलराइजेशन कहते हैं। यानी कि हमारा नर्व जो है, हमारी जो नर्व सेल है वो एक्शन मोड में आ गई है। ठीक, तो एक्शन मोड में तो हम बाद में जाएंगे, पहले रेस्टिंग मोड समझ लें कि यह जो पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट का आया है, हाउ दिस अपीयर्स, ये कैसे आता है। ठीक, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कल्पना करते हैं और इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपको पता है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर इन प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। सी वाटर इट इज साल्टी, नमक है, सोडियम क्लोराइड। और फिर क्या हुआ था? कोएसरवेट्स बने थे। वाटर ड्रॉपलेट को प्रोटीन ने घेर लिया था और वही प्रोटीन बाद में मेम्ब्रेन बन गई, और जो पानी था समुद्र का वो साइटोप्लाज्म हो गया। वही साइटोप्लाज्म आज तक हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। नहीं, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पानी में हुई थी, समुद्र के पानी में, और समुद्र का पानी खारा था, नमक था उसमें। यह साल्टी वाटर सराउंड कर लिया गया था किससे? प्रोटीन से। तो प्रोटीन से जब ये सराउंड कर लिया गया तो सबसे पहले एक मेम्ब्रेन बनी, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं थी, बाद में वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की कन्वर्ट हो गई तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो गई। लेकिन जिसने जो उसमें पानी को उसने सराउंड किया था, तो यही वाटर आज हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि प्रत्येक सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म के रूप में टहल रहा है। लेकिन ये कौन है? ये साइटोप्लाज्म वही है जो सी वाटर था। तो इट वाज हैविंग द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। आज की डेट में भी हम सोडियम और क्लोराइड आयंस लेते हैं। कैसे? नमक के रूप में। पानी पीते हैं
तो फ्रेश वाटर से आपका काम चल जाएगा क्या? नो, आपको सैलाइन चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या मिलता है? समुद्र का पानी तो पीते नहीं है, नमक अलग से खाते हैं। यही साल्ट आपकी बॉडी में पहुंचकर साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, जो सोडियम और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। आपकी बॉडी में -70 का मिलीवोल्ट का जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसके पीछे यही आयंस जिम्मेदार हैं। हम बात करते हैं कि हमारी नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में यही आयंस हैं। कौन? सोडियम है, क्लोराइड आयन है, और तीसरा कौन है? पोटेशियम आयन। बस हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जनरेट होने के पीछे इन्हीं 3 आयनों की कहानी है। बात समझ गए? तो हमें यह जानना है कि हमारी जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है, इट इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज। तो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाउ इट डेवलप्स, वी शुड नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन। हमारी जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है, इस पर कुछ प्रकार के ट्रांसपोर्ट चलते हैं। हम आपको ट्रांसपोर्ट की कहानी बता चुके हैं शुरू में ही, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे यहाँ पर। यानी कि हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो अपीयर हो रहा है, इसको समझने चल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमें यह जानना है कि सपोज करो कि हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है, सपोज दैट ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन की ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है। आप समझिए, इस सेल के अंदर, अंदर वाले को क्या बोलेंगे? आईसीएफ। इस सेल के बाहर क्या है? ईसीएफ है, राइट। हमारी ये जो नर्व सेल है, तो ये अंदर क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। न्यूरॉन हमने लिखा है यहां पर, ये साइटोप्लाज्म है। इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। आईसीएफ स्टैंड्स फॉर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड एवरीथिंग व्हाट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स 2 प्रकार के हैं, एक जो सेल के अंदर है और दूसरा जो सेल के बाहर है। जो सेल के बाहर है वो लिम्फ हो सकता है, वो ब्लड हो सकता है, वो सलाइबा हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन सेल के अंदर जो है वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है, राइट। अब इस सेल साइटोप्लाज्म में अगर हम देखें तो आयनों का डिफरेंशियल कंसंट्रेशन होता है। डिफरेंशियल कंसंट्रेशन का मतलब सबका कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता। तो यहां पर अंदर इसके क्या चीज होता है? यहां पर अंदर होता है पोटेशियम आयन हाई होता है। पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या है? इट इज हाई। यहां पर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो लो होता है। अब कहेंगे किसके रिस्पेक्ट में लो या हाई होता है? बाहर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो पोटेशियम है इसका कंसंट्रेशन लो है। यहां पर जो सोडियम है Na+, इसका कंसंट्रेशन हाई है। एंड दिस लिक्विड आउटसाइड इज नोन एज द ECF, means in ECF the concentration of potassium ion is low but the concentration of sodium ion is high. And just reverse to this, the concentration of potassium inside the cell is high and that of sodium is low. यानी कि डिफरेंशियल कंसंट्रेशन यहां पर है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो आपको यह मालूम है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये 2 प्रकार से परमेबल है। पहला है सेमी परमेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। जो ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जिनका हो रहा है मॉलिक्यूल्स का या आयंस का, उनकी साइज के आधार पर हमारी मेम्ब्रेन उनको अंदर या बाहर ले जाती है, ले आती है। ठीक। दूसरा जो तरीका इसका होता है वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। मतलब कि मेम्ब्रेन जिनकी नीड होती है उनको ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करती है। तो इस आधार पर हमारे मेम्ब्रेन की इस परमेबिलिटी को सेलेक्टिव परमेबिलिटी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। 2 प्रकार की परमेबल नेचर हो गया सेल का। एक सेमी परमेबल, बिकॉज ऑफ दिस द सेल मेम्ब्रेन अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। कि यानी जिन मॉलिक्यूल्स का साइज मेम्ब्रेन के पोर से छोटा है वो तो अंदर बाहर आए जाएंगे, लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। दूसरा तरीका क्या है कि भले ही उनकी साइज बड़ी हो परंतु उनको सेल को नीड है तो वो उसको लेकर आएंगे, भले ही स्पेशल मेथड अडॉप्ट करना पड़े। बात समझ गए ना? तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हमको ट्रांसपोर्ट समझना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट में हम यहां देखेंगे, एक तो होता है सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट, होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहां पर क्या होता है, यानी कि पहला मेथड जो ट्रांसपोर्ट का होता है आयनों का, वो कौन होता है? तो कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन, नर्व मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में पहला बोलेंगे कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, और वो भी किस मेथड से? पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च नहीं होता।
यहां पर क्या होता है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, यहां पर एटीपी खर्च नहीं होगा बाई सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है। तो हम यहां पर जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये कौन सा है, ये सिंपल डिफ्यूजन है। ये पहले टाइप का ट्रांसपोर्ट है मेम्ब्रेन के थ्रू, जहां पर किसी भी प्रकार के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एनर्जी, कोई मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो होते हैं, एक फैसिलिटेटेड और दूसरा होता है सिंपल डिफ्यूजन। हम आपको डाइजेशन में भी पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर सिंपल डिफ्यूजन विधि से होता है। अब एक चीज यहां पर यह आपको समझना है कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन एसडी माने सिंपल डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। आयनों का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज द सिंपल डिफ्यूजन। इट इज हाईली स्पेसिफिक, यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करेगा। हम आपको बता चुके हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक छोटी सी दूरी पर किसी भी बायोमॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो जाए, C1 और C2। मान लो कि पॉइंट नंबर ए पर C1 कंसंट्रेशन है और पॉइंट बी पर कैसा है, C2 कंसंट्रेशन, दोनों का अंतर उसको दूरी से भाग दे दें तो क्या मिलेगा, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब हम यहां पर सिंपल डिफ्यूजन में कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो आयनों का होता है, दिस रिस्पेक्ट्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर क्या होता है कि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन रिस्पेक्ट्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ, फ्रॉम हाई टू लो। हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट हो आयन का, तो हम इसे सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे और कहेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट किया जा रहा है, इसको डिसओबे नहीं किया जा रहा है, इग्नोर नहीं किया जा रहा है। तो जब कभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट होता है तो कोई भी काम बलपूर्वक नहीं हो रहा है, बल्कि कैसे हो रहा है, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलाउ करेगा तो होगा, तो बल की जरूरत ही नहीं है। और बल है क्या यहां पर बल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसका एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। दूसरी जो बात है जो कि सिंपल डिफ्यूजन से संबंधित है वो ये है कि सिंपल डिफ्यूजन इज ऑलवेज वेरी स्पेसिफिक। सिंपल डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी एक पर्टिकुलर आयन का अपने लिए रिस्पेक्टिव होता है। नहीं समझ में आया, यानी कि कोई भी आयन केवल अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट करता है, वो दूसरे आयन से उसे कोई लेना देना नहीं है। और इसको हमने समझाया था कि सपोज करो जैसे ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, अब इस तरफ ए का कंसंट्रेशन, यहां पर ए का कंसंट्रेशन, इधर बी का कंसंट्रेशन, इधर बी का। अब मान लो कि यहां पर 5 मोल है और यहां पर 2 मोल है, इसका 2 मोल है, ये 5 मोल है, ठीक। तो रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन का क्या मतलब हो गया कि आयन ए जो होगा वो अपने दूसरी तरफ वाले ए आयन के ही कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा, कभी भी वो बी को ध्यान में नहीं देगा। मैंने आपको बताया सिंपल डिफ्यूजन इज वेरी पर्टिकुलर, इट इज स्पेसिफिक टू दैट आयन ओनली, ये कभी दूसरे आयन के लिए नहीं होता। यानी कि यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलाउ कर रहा है कि ए इधर जाए और बी के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलाउ कर रहा है कि इधर जाए, लेकिन जब हम कंबाइंड कंसंट्रेशन देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डिफ्यूजन कंबाइंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करे तो यहां पर तो आयनों का मूवमेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 जोड़कर 7, भैया संयुक्त कंसंट्रेशन देखो, कंबाइंड कंसंट्रेशन, तो इधर भी तो उतने हैं, तो कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसका मतलब तो होगा कि कंसंट्रेशन बोथ साइड इज इक्वल। नो, इट इज नॉट द केस, ऐसा नहीं है। हम ए के लिए देखेंगे तो इसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार ये मूव करता रहेगा जब तक कि कंसंट्रेशन दोनों साइड में बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो मूवमेंट होगा, इसे आप रोक नहीं पाएंगे। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में मूविंग जो आयंस होते हैं वो केवल अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट करते हैं,
वो किसी दूसरे आयन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है भाई, याद रहना चाहिए ये, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। अब यही चीज यहां पर हो रहा है जो आप देख रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि पोटेशियम यहां पर हाई है और पोटेशियम ECF में क्या है, लो है, तो दिस विल हैव द टेंडेंसी टू मूव आउट. This will move out by the process of simple diffusion. Here the concentration of potassium is more inside and low outside. Therefore this will follow the concentration gradient and this allows the movement from in to out. यानी कि अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट को अलाउ करेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, राइट? दूसरी तरफ अगर हम देखें कि यहां पर सोडियम का जो कंसंट्रेशन है हाई है, तो सोडियम का डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल कम इनसाइड। और हम आपको बता दें कि यह काम स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं, सेल्फ, अपने दम पर हो रहा है। तो जो काम अपने आप हो, किसी से पूछ कर करेंगे क्या आप हैं, कहीं भैया हमें आज लखनऊ जाए है, कहीं नहीं, क्या करने लखनऊ जाओगे, कहीं तुमसे पैसा मांग रहे हैं, तुमसे गाड़ी मांग रहे हैं, भाई हम तो अपने दम पर जा रहे हैं, तुमसे क्या लेना देना, तुम्हारी जरूरत है क्या हमको, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बैठे रहो तुम, हम अपने ढंग से करेंगे। ये स्पॉन्टेनियस एक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस है। भाई श्रवण कुमार जी, टंकी पे पानी भरा हुआ है, छत पर है वो, अब आप बाथरूम में हैं, तो टोटी खोलेंगे तो पानी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, पनिया ऊपर से नीचे आएगा ना। ये एक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल अलाउ कर रहा है हाई टू लो। तो इस प्रकार से यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट करते हुए हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट होगा, और यह मूवमेंट तब तक चलेगा क्योंकि यहां पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट लग नहीं रहा है, तो ये तो हरदम होगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या होगा कि आयंस, यहां पर क्या होगा कि पोटेशियम K+ मूव आउट, Na+ मूव इन till the concentration of these two ions, till the concentration of these two ions get equal both side। जब तक कि इन दोनों आयनों का कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर नहीं हो जा रहा है, यह मूवमेंट चलता रहेगा। Now see what is going to happen if there is no difference in the concentration of ions. What will be the potential on the nerve cell membrane? It will be 0। नहीं भाई, पोटेंशियल जो डेवलप होता है वो तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर स्थापित होने के कारण हो रहा है ना, कि मेम्ब्रेन के इस साइड चार्ज कुछ और है, मेम्ब्रेन के उस साइड चार्ज कुछ और है, लेकिन यहां तो चार्ज दोनों साइड में बराबर हो गया, बोथ आयंस बेयरिंग इक्वल चार्ज। दोनों पर कैसा चार्ज है, +1। और अगर इन आयनों का कंसंट्रेशन अंदर और बाहर मिलाकर के बराबर हो जाए तो भैया क्या होगा, तब तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा मेम्ब्रेन पर। और अगर मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल 0 हो गया तो ऐसी कंडीशन में तो सेल डेड हो गई, अनकॉन्शियस, द मेम्ब्रेन which is not having any kind of potential, तो cell become unconscious, dead, and this will not receive any kind of stimulus। whether you are prepared for this situation? if you would like, no, आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यह कंडीशन कभी ना रहे, हैं? तो जो काम अपने आप हो रहा है और उसके होने से आपका नुकसान है, तो आप उसको क्या करेंगे, रोकना चाहेंगे। हर स्पॉन्टेनियस एक्शन का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नहीं समझे? हर स्पॉन्टेनियस एक्शन का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। पहाड़ से नीचे आना स्पॉन्टेनियस है, पहाड़ पर खड़े होकर साइकिल की ब्रेक छोड़ दो, झर 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 नीचे आएंगे आप। अब ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस एक्शन। अब इसका रिएक्शन क्या है कि आप उल्टा ऊपर जाओ। अब पहाड़ पर ऊपर चढ़ाई करोगे तो बिना पैडल मारे ऊपर जाओगे क्या? नहीं, आपको पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का रिएक्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यस, इफ यूड लाइक टू लिव, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, तो यू हैव टू एक्सपेंड समथिंग, आपको खर्च करना पड़ेगा। क्या खर्च करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं कि परिवार चले तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि परिवार चले, पैसा खर्च हो रहा है, तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो आपके शरीर का पैसा कौन है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप नहीं चाहते हैं कि ये आयन भागें, तो आयनवा को पकड़ेंगे आप, तो कहेगा हमें जाए दो, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर कम, हमें जाए दो ना, हम तो जाएंगे। कहीं ना, उधर ना जाओ, कहीं काहे तुझसे कोनो मतलब,
हम तो कंसंट्रेशन बराबर करने चल रहे हैं, हम तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं ना। हु आर यू टू इंक्वायर हियर? कहें हैं हमसे मतलब है, कहें बड़े आए मतलब, कहें अच्छा नहीं मानोगे, बल प्रयोग करेंगे, और बल प्रयोग करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में तुमको लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मरना नहीं है, तो हमको जिंदा रखने के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च करना पड़ेगा। यस, यही कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च होता है। यही कारण है कि आपको भोजन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एटीपी रोज चाहिए, क्योंकि हमको रोज जिंदा रहना है। बात समझ गए ना? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि मेटाबॉलिज्म की पहचान है। व्हाट डू मीन बाय एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्मेशन? इट इज द मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटाबॉलिज्म? इट इज टू जनरेट द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी पैदा करना है। क्यों? क्योंकि एटीपी तो हमको हर स्टेप पर खर्च करना है। मार्केट में जैसे जाओगे तो हर स्टेप पर पैसा खर्च होगा। ब्रेड खरीदना है पैसा चाहिए, चीनी खरीदना है पैसा चाहिए, पानी लाना उसके लिए भी पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा है। तो हर काम के लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या चाहिए? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहीं साहब रोज कमाना पड़ेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रोज कमाना पड़ेगा। और कहाँ से आएगा ये? भोजन से। कैसे आएगा? रेस्पिरेशन से आएगा। तो कहीं खाना खाओ, रेस्पिरेशन करो, इसीलिए हमको सांस लेनी पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत है। जलाने के लिए किसको? ग्लूकोज को, तभी तो एटीपी बनेगा ना। ये सारी कहानी अब आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि हमको सेंस में रहने के लिए भी एटीपी चाहिए। कहीं होश में रहो, कहीं भैया कैसे रहें, एटीपी है ये नहीं है। अक्सर आप कहते हैं ना किसी को होश में रहो, काहे होश में रहें? कहीं भैया तो कहीं एटीपी खर्च करो ना। तो कहीं वो कैसे आएगा? कहीं सर खाना खाओ और सांस लो, है कि नहीं? मजा आया? समझ में आ गया? वही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां जरूरत है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर आयनों को मूव कराने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ आपको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च करना पड़ेगा। यस, अब अगर हम चाहते हैं कि यह काम ना हो तो इसको रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन इसका उल्टा काम हम करेंगे। तुम जाओ बाहर, हम लाएंगे अंदर, तुम जाओ बाहर, हम लाएंगे अंदर, और यह काम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इट इज वर्किंग जस्ट लाइक अ पंप एंड दिस पंप इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप, इसी को कहते हैं। यस, सोडियम पोटेशियम पंप इसी को कहते हैं। आइए और हम इस पर चर्चा करें कि हम इस सिचुएशन से बचने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है उसे समझें। तो इस पैसिव ट्रांसपोर्ट का रिवर्स क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी खर्च करके होगा। तो एटीपी से एनर्जी कैसे प्राप्त करेंगे आप? दीपावली में जो पटाखा लाते हैं ना खरीद कर, पटाखा, दिस पटाखा है पोटेंशियल, इसमें आग लगा दो धाम से बोलता है। इन द सेम फॉर्म योर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इज जस्ट लाइक ए पटाखा, लेकिन ये अपने आप नहीं ब्लास्ट करेगा, इसको तोड़ने वाला चाहिए। एनर्जी खर्च करना है, पत्थर तोड़ना है तो बम लगा दो, उसके पलीते में आग लगाओ, धड़ाम लगेगा, पत्थर चट्टान टूट के बिखर जाएगी। इसी प्रकार से अगर इस बैरियर को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का पटाखा जलाना पड़ेगा। जलाने के लिए माचिस और तीली चाहिए। तो हमारे शरीर में माचिस और तीली नहीं होता, बल्कि इस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ब्रोकर होता है। ब्रोकर, दलाल, एटीपी का दलाल होता है, जो एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी को बाहर निकालता है। एंड दिस एजेंट आर ब्रोकर इज नोन एज एटीपी एज, एक प्रकार का एंजाइम होता है, और जो कि यहां पर नर्व सेल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यानी कि नर्व सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रकार का एंजाइम होता है जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, एंड दिस इज नोन एज एटीपी एज। तो अब ये समझ गए ना? यहां तक आपने लिख लिया है कि दोनों साइड में इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हाँ, इफ दिस हैपेंस, अगर ऐसा हो जाए, इफ दिस हैपेंस देन क्या हो जाएगा? देयर विल बी नो पोटेंशियल, नो पोटेंशियल ऑन मेम्ब्रेन। यहां पर मेम्ब्रेन पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। हमने इफ क्यों लिखा है? इफ दिस हैपेंस, एक्चुअली दिस नेवर हैपेंस। हमने लिखा है इफ दिस हैपेंस, एक्चुअली दिस नेवर हैपेंस। कौन रोकता है इस चीज को? इसका रिवर्स डायरेक्शन का एक्शन, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए क्या होता है? इसको रोकने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है बॉडी पर, यानी कि नर्व सेल मेम्ब्रेन पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है। ठीक है, दिस कंडीशन एवॉइडेड, दिस कंडीशन इज एवॉइडेड। हम इस परिस्थिति को रोकेंगे
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ these ions takes place expanding adenosine triphosphate and is working like a pump, एक पंप की तरह काम करता है। इसी को हम Na+K+ पंप कहते हैं। इस तरह से जहां पर आयनों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है हम उन्हें शटल या पंप कहते हैं। इस प्रकार के कई पंप बॉडी में वर्क करते हैं, जिनमें से सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। यही सोडियम पोटेशियम पंप जरूरी है किस काम के लिए? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए। तो कहेंगे कि यहां पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक किया जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां पर खर्च होगा और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज होगा और प्लस एनर्जी यहां पर निकलेगी। जो एनर्जी लिबरेट होगी इस एनर्जी का उपयोग करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट स्प्लिट्स इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहां पर एक ब्रोकर होता है, इस ब्रोकर का नाम क्या होता है? एटीपी एज। कौन होता है? एटीपी एज। क्योंकि एटीपी अपने आप स्प्लिट नहीं होता, इस दुनिया में कोई भी काम अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है। तो एटीपी को ब्रेक करने के लिए हमको एटीपी एज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एज एंजाइम चाहिए। एज जिसके नाम में लगा हो वो एंजाइम है और एटीपी यहां पर सबस्ट्रेट है, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी एज। बात समझ में आ गई? लिखो, दिस एंजाइम इज मेम्ब्रेन बाउंड। दिस एंजाइम इज मेम्ब्रेन बाउंड। दिस एंजाइम इज मेम्ब्रेन बाउंड। कहां पर? मेम्ब्रेन बाउंड ऑन न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन्स हैं इन पर ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एटीपी एज। बात समझ गए? अब कहेंगे कि जो एटीपी एज नाम का ये दलाल है, जो ब्रोकर है, जो एजेंट है एटीपी का, इसका स्ट्रक्चर क्या है? जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे सोडियम पोटेशियम पंप समझ नहीं सकते। इसलिए हमें लिखना है एटीपी एज एंजाइम के बारे में, क्योंकि इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एटीपी एज, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एक शॉर्ट लेक्चर आज था, हमने आपको ले लिया है और इसका डिटेल हम कल अपने टाइम पर, जो टाइम पर आप आते हैं उसी पर डिस्कशन करेंगे एटीपी एज के बारे में कि इसका डिटेल स्ट्रक्चर क्या है और ये सोडियम पोटेशियम पंप को कैसे चलाता है, अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? भाई आप लोगों में से किसी को कहीं कोई दिक्कत कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया? अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा कि समझ में ना आया हो? इसके आगे कल एटीपी एज एंजाइम, बिल्कुल अब कभी नहीं लगेगा कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं हो सकता।